प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं रणजीत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों बात करने वाले हैं हम लोग आज 29 नवंबर 2024 को जो एएलपी का पेपर हुआ था उसकी सेकंड शिफ्ट के बारे में। हम पिछली कई शिफ्ट्स के पेपर एनालिसिस है वो कर चुके। अब मैं 29 तारीख की सेकंड शिफ्ट का जीके का जो पेपर है उसका एनालिसिस करने वाला हूं आप लोगों के सामने। पेपर देखो, मैं ऐसे तो नहीं बोलूंगा कि बहुत इजी आ रहे हैं, लेकिन ये जरूर बोलूंगा कि एक ही वेग के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लगातार वही करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप लोगों को, अच्छी अच्छी क्वालिटी के करंट अफेयर के एक ही टॉपिक से जैसे पूछे जा रहे हैं। लगातार कल्चर एंड संस्कृति वाला पार्ट है, वहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप लोगों को। डीआरडीओ, इसरो, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। स्पोर्ट्स में क्रिकेट, आईपीएल वगैरह, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप लोगों को। तो एक सीरीज ही बन चुकी है एक प्रकार से। देखो मैं जीके के कराऊंगा, साइंस वाला पार्ट है वो आप लोगों को सौरभ सर और विक्रांत सर करवाएंगे, और मैथ्स है वो आकाश सर कराएंगे। देखो अभी तो अपने आसपास में जीके आया ही नहीं रहा है, ये रहा साहब। इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन IRF 2024 स्टेट ऑफ द राइनो रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन से गेंडे की कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है। देखो राइनो जो होता है ना, गेंडा को ही बोला जाता है। एक सींग वाले गेंडे के लिए आपको पता हो तो हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क है, कंचनजंगा है, वो काफी फेमस है। मानस के अंतर्गत भी मिल जाएंगे हम लोगों को देखने के लिए, ठीक है ना। तो काला गेंडा जो है या ब्लैक राइनो हम बोल सकते हैं, वो क्या है, वो गंभीर रूप से प्रभावित है, इंडेंजर्ड क्रिटिकल पोजीशन के अंतर्गत है कि अगर उनका हम संरक्षण नहीं किया तो आने वाले समय के अंतर्गत ये संरक्षण हो सकते हैं। चलो आगे आ जाओ। 9 नवंबर 2023 को एन श्रीकांत को केंद्रीय मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया। अब देखो 2023 का क्वेश्चन पूछ लिया है यार। विद्युत और नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा का, इसको विद्युत एवं और नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा का जो सचिव है अतिरिक्त, वो किया गया है एन श्रीकांत को। ठीक है, आ जाओ। इनमें से कौन सा मिशन जो है वो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भारत की पहली मानव उपस्थिति का नेतृत्व करेगा? एक्जियोम 4 है। हम लोगों ने हमारा 2035-40 तक लक्ष्य बना रखा है कि 2035 तक हम भी हमारा स्पेस के अंतर्गत एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर लेंगे। वर्तमान में अगर हम बात करें तो दुनिया में अमेरिका, चाइना, रसिया, ब्रिटेन, इन्हीं देशों के पास एक संयुक्त रूप से ISS है, बाकी किसी के पास नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ISS का मतलब है एक प्रकार से ऐसे मान लो अंतरिक्ष में एक स्टेशन है भाई, अंतरिक्ष में एक स्टेशन है दोस्तों, ठीक है ना। तो एक्जियोम 4 आप लोगों को याद रखना है, ये भारत का पहला मानव उपस्थित नेतृत्व होगा दोस्तों। 63वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप। अब यहाँ स्पोर्ट्स में एथलेटिक का क्वेश्चन आ गया। अब तक हम लोग लगातार क्रिकेट, ओलंपिक, पैरालंपिक से क्वेश्चन आ रहे थे, अब यहाँ एथलेटिक आया है। ये किस शहर में आयोजित हुई थी? तो ये बेंगलोर के अंतर्गत हुई थी। अब इनमें है ना, आप लोगों को ये क्रम याद रखना बहुत जरूरी होता है। 63वीं, 64वीं, 65वीं, 62वीं। स्टूडेंट क्या है कि ये तो याद कर लेता है भाई, हाँ अभी हाल ही के अंतर्गत जो राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स है ये बेंगलोर में आयोजित हुई थी, लेकिन क्रम कौन सा है? और रेलवे, एसएससी, जीडी जैसे एग्जाम्स में एग्जामिनर यही फंसाता है मेरे दोस्त। चलो आगे आ जाता है कि 2024 में उड़ान परीक्षण के दौरान आकाश NG मिसाइल में किस स्वदेशी रूप से विकसित तकनीकी का उपयोग किया गया है? तो यह रेडियो फ्रिक्वेंसी शिखर का मेरे प्यारे बच्चों, इसका रेडियो फ्रिक्वेंसी शिखर का प्रयोग किया गया है किसके अंतर्गत? आकाश NG के अंतर्गत। चलो आ जाओ। स्वदेशी तकनीकी से मतलब ये हमने अपने तकनीकी से बनाया है, किसी भी दूसरे देश का हस्तक्षेप नहीं है इसके ऊपर। उस विकल्प का चयन कीजिए जो पुरुष और महिला में यौवनावस्था की सही आयु को दर्शाता है। यौवनावस्था दोस्तों, जिस हमारे शरीर के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जो प्रक्रिया है वो चेंज होती है, जैसे दाढ़ी मूंछ का आना है मेरे दोस्तों, ये इसी अवस्था के अंतर्गत आ जाती है। हम लगभग 16-17 साल के होते हैं तब धीरे धीरे आने स्टार्ट होते हैं, और भी हमारे शरीर के अंतर्गत कई हार्मोन्स परिवर्तन हो जाते हैं। महिलाओं के बारे में अगर बात करें तो अमूमन 13 साल की उम्र में माना जाता है कि अगर कोई लड़की की उम्र 13 साल है तो उसके अंतर्गत जो महामारी होती
महावारी होती है, उसकी प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है ना, पुरुषों के अंतर्गत भी दोस्तों वो तो नहीं होती, लेकिन शरीर के अंतर्गत बहुत सारे बदलाव है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलो साहब। फिर आता है कि 2024 के केंद्रीय बजट में सरकार ने विष्णुपाद मंदिर कॉरिडोर के विकास के लिए धन आवंटित किया है। विष्णुपाद मंदिर इनमें से किस राज्य के अंतर्गत है? तो बिहार के अंतर्गत है विष्णुपाद मंदिर। ठीक है ना, भगवान विष्णु का मंदिर है मेरे प्यारे बच्चों, ये भगवान विष्णु का मंदिर है। कहाँ पे? बिहार के अंतर्गत। और उत्तर प्रदेश में आपको पता हो तो अयोध्या में, ये तो बताने की आवश्यकता नहीं होगी मेरे हिसाब से, अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर है। अब तुम मुझे ये बताओ, ये मंदिर कौन सी शैली के ऊपर बन रहा है? ये जो मंदिर बन रहा है ये कौन सी शैली के ऊपर मंदिर बन रहा है, ये बताओ तुम लोग मुझे। चलो आगे आ जाओ। आगे आप लोगों के सामने है आगे आप लोगों के सामने है दोस्तों, इनमें से व्यंजक है, ये आ जाओ। पुस्तक कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम। वॉचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम, आर श्रीधर द्वारा लिखी गई है। ये किसकी प्रस्तावना द्वारा लिखी गई है दोस्तों? है, बताओ देखें। सचिन तेंदुलकर की आप लोगों को आत्मकथा क्रिकेट वाली याद रखना है, सौरव गांगुली की आप लोगों को याद रखना है ना। और ये वीवीएस लक्ष्मण की है, वेरी वेरी स्पेशल। वीवीएस का वो नाम क्या था? वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण, है ना, वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण। प्यारे बच्चों, आप बताओ देखिए, सचिन और सौरव गांगुली की क्या नाम? बहुत ज्यादा सुर्खियों में, हर बार एग्जाम्स के अंतर्गत पूछी जाती है, हर बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। चलो आगे आ जाओ। आगे आप लोगों के सामने है, मलेरिया परजीवी किस प्रकार का अलैंगिक जनन है? ये तो आप लोगों को साइंस में आ जाएगा। ये रहा। 2024 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायत को दर्ज करने और निगरानी करने के लिए मंच लॉन्च किया है। प्यारे बच्चों, कौन सा है? 2024 के अंतर्गत, 2024 में कार्यस्थल पे, जिसको पोस एक्ट बोला जाता है। पोस एक्ट का नाम सुना होगा आप लोगों ने, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट। कार्यस्थल पर सेक्सुअल हरासमेंट जो होता है, यौन उत्पीड़न अधिनियम है, 2013 के अंतर्गत आया था ये। 2013 में ये एक्ट आया था। और आपको पता हो तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसकी नई गाइडलाइन जारी हुई है कि भाई ये एक्ट आने के 10 साल बाद भी महिलाओं को सही रूप से इसका लाभ नहीं मिल पाता है, ना ही राज्य सरकार इसको सही तरीके से लागू कर पाती है, क्योंकि बहुत से कार्यस्थल तो ऐसे हैं जहां पर एक जो आईसीसी होती है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, उसका गठन भी नहीं हो रखा है। तो इसके बारे में थोड़ी जांच पड़ताल की जाए। और सी बॉक्स का मतलब होता है कि ऑनलाइन शिकायत करना। सी बॉक्स का मतलब एक पोर्टल होता है, वहां पे अपना अकाउंट बनाना होता है और वहां से महिला है वो ऑनलाइन शिकायत भी कर सकती है इसके लिए। ठीक है, अगर किसी भी वर्क प्लेस पे महिला के साथ कोई गलत काम हो रहा है तो। इंडी एल्बम हालात के लिए प्रसिद्ध कौन सा रैपर धारावी की मलिन बस्ती से निकलकर भारतीय हिप हॉप संगीत जगत में अग्रणीय बन गया है? मैक अल्पात। मेहनत ये होती है प्यारे बच्चों, आपको भी मैं बोल रहा हूं, जीवन में हमेशा मेहनत करते रहिएगा, संघर्ष करते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा भाई, आगे बढ़ते रहिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलो आ जाओ। 2024 में इनमें से किस भारतीय बैंक ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट का आरंभ किया गया है? किसने किया गया है ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट? प्यारे बच्चों, एसबीआई बैंक ने। एसबीआई बैंक जो भारत सरकार की सबसे बड़ी बैंक है मेरे प्यारे बच्चों, आरबीआई के बाद में। और 1956 में इस बैंक का नाम चेंज हुआ था, पहले ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम हुआ करता था। ठीक है ना, चलो आ जाओ देखें। आगे आ जाओ दोस्तों ये लो देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि हो गया अपना, है ना, ये जीके के क्वेश्चन है, कंप्लीट हो गए प्यारे बच्चों। अब आगे देखते हैं, आपके जो मैथ्स वाला पार्ट है वो आकाश सर करवाएंगे प्यारे बच्चों। मैं बुलाता हूँ भाई, मैं बुलाता हूँ। ये तो हो गया अपना।
आ जाओ देखे। हाँ हो गया, आ जाओ बुलाओ सर को बुला लो। अब आपका है वो मैथ्स का होने वाला है दोस्तों, है ना। अब जो पेपर होगा आप लोगों का वो मैथ्स का होगा। हाँ हो गया सर, आ जाओ सर। हेलो दोस्त, आप लोगों को पता है कि इसमें ऑब्जेक्शन के लिए हम लोग ये वीडियोस बना रहे हैं। तो अगर बात करी जाए 29 तारीख के सेकंड शिफ्ट में एएलपी का जो एग्जाम हुआ है उसमें मैथ्स के क्वेश्चंस की, तो वही 21 क्वेश्चंस आए और ऑब्जेक्शन की बात करें तो किसी में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ये रहे क्वेश्चंस। अगर मैं बात करूं तो इसमें क्वेश्चंस 29 तारीख की सेकंड शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूं और इसमें कोई ऑब्जेक्शन आपको मैथ के 21 क्वेश्चंस में देखने को नहीं मिलेगा। आपको कोई क्वेश्चन का यदि डाउट है तो एक बार जरूर उस क्वेश्चन को मेरे साथ साझा कर सकते हैं। हम लोग एक बहुत जल्दी से क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं, सभी जुड़िए। और आपको पता है भैया, देख लेते हैं इनको थोड़ा सा नीचे भैया। ये देखिए, ये आ गया हमारा 29 तारीख की सेकंड शिफ्ट का पेपर। ठीक है, और ये आंसर की वो है जो आयोग ने हमें दी हुई है। ये वो आंसर की है जो आयोग ने हमें दी है। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो आप देखो भाई, इसमें मैथ के क्वेश्चंस की सबसे पहले हम चलते हैं 5वें नंबर पे, जहां हमें मैथ का पहला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये रहा, के किस मान के लिए। तो आप 0.009 अपॉन इसको 0.1 कर देंगे, बराबर में के चला जाएगा। 3 अंक बाद दशमलव है तो दोनों तरफ 3 अंक बाद दशमलव कर दो, दशमलव हट गया। 9/100 जिसको आप बोल सकते हो 0.09, ये बना के का मान और यही उसने आंसर दिया हुआ है। यही उसने आंसर दिया हुआ है। तो 5 के बाद अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 8 है या 18 है, देखते हैं भाई। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। 1500 रुपए की धनराशि 2040 हो जाती है, यानी ब्याज कितना है? 540 रुपए का ब्याज। कितना है? 540 रुपए का ब्याज है। तो फॉर्मूला क्या है? साधारण ब्याज बराबर प्रिंसिपल, आर 8 है, टी नहीं पता, अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। इसको 8 से काटा, 8 एकम 8, 8 छिंग 48, बचा कितना? 48 बचा। ये पूरा कटेगा नहीं तो 4 से 2 बार काट दिया, और इसको 4 से जब हम काटेंगे तो 4 एकम 4 बचा, 1 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 15 निम्मा 135। तो 9/2 बचा टी का मान। 9/2 आप देख सकते हैं 4.5 वर्ष। 9/2 यानी कि 4.5 साल है। तो ये ऑब्जेक्शन की बात मैं कर रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है इस पे ऑब्जेक्शन लगाने की। इसके बाद अगर क्वेश्चन की बात करें तो 14वें नंबर पे हमें मैथ का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये है 50 का 60 का 50%, 30 होगा, 6 पंजे 30। 40 का 30%, 12 होगा। तो ये कितना ज्यादा है? 18 ज्यादा है। साफ साफ नजर आ रहा है भाई, कितना ज्यादा है? तो 18 ज्यादा है। 60 का 50% यानी 30, आधा बोल रहा है। 40 का 30%, 12, तो ये 18, इनके बीच का गैप है। तो ये आप लोग कर पाएंगे आसानी से इसका आंसर। ठीक है, इसी में अब ये अगला क्वेश्चन। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 2:3 के अनुपात में है। तो भुजाओं का वर्ग ये होता है क्षेत्रफलों का अनुपात। क्या होता है? छोटा त्रिभुज इसका क्षेत्रफल अपन बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ए। तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, तो 2/3 का वर्ग करोगे, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, तो 4/9। आप बोलोगे सर 4 से 9 बार, ए इधर जाएगा, 9 नाम 81। तो बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। 81 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का आंसर, कोई ऑब्जेक्शन की जरूरत नहीं है। 16 के बाद अगर देखें 19वां क्वेश्चन, तो इसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 गुणा माध्य का और -2 गुणा माध्य है। -2 गुणा माध्य, यही तो फॉर्मूला है। हाँ जी, तो 3 गुणा माध्य का है 11, -2 गुणा माध्य है 8.73। तो 11 तिया आप बोलोगे 33, -2 तिया 6, 2 सत्ते 14 का 4 हासिल, 1 2 अट्ठे 16 और 1 17। तो 33 में से अगर 17.46 गया तो 15.54 ही बचेगा। आप चेक कर सकते हो घटा के। तो इसमें भी ऑब्जेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है।
और इससे अगले क्वेश्चन की बात करो, इसमें भी ऑब्जेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। इन दो का एक क्या बनेगा, a प्लस बी तो 35 और माइनस ए बी बटे 100, तो 35 में से 2.5 गया तो आप बोलोगे 32.5 आ गया। 35 में से 2.5 गया तो आप बोलोगे 32.5%। इस सवाल का आंसर आपको देखने को मिलेगा। 20वें क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर है 22। भाई पहले भाग होगा तो 19 माइनस 20 में 4 का भाग दो 5, तो आंसर 14 इसने दे भी रखा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये रहा, ए और बी एक काम को, ए अकेला एक काम को उतने समय में करता है जितने समय में बी और सी, तो इनकी क्षमताएं दोनों की बराबर हैं। दोनों की क्षमता बराबर है, एक एक क्षमता हो गई दोनों की। अब ये कह रहा है यदि ए और बी मिलकर एक काम 10 दिन में, ए और बी 10 दिन में करते हैं, सी 50 दिन में, तो दोनों का एलसीएम 50, ए और बी की क्षमता 5 आ जाएगी और अकेले सी की क्षमता 1। दोनों की क्षमता 3 आ गई भाई, तीनों की क्षमता आ गई 6। ए बी और सी तीनों की क्षमता देखो 5 और 1 6 आई, तो 6 में ये बराबर बराबर करनी है तो मैं 3 3 बांट देता हूं। तो बी की क्षमता यहाँ पे 1 है तो बी की क्षमता 1, तो सी की 2 होगी। ए की 3 है और बी की 2 है, यहाँ से क्रैश, बी की कितनी है, बी की आप बोलोगे बी की क्षमता सर जी यहाँ से पता चल रही है, सी की क्षमता तो 1 है, तो यहाँ से पता चल रही है सी की क्षमता है 1, तो बी की 2 हुई और ए की 3 हुई, तो ए की 3 बी की 2, 3 और 2 5 हुई। अब पूछ रहा है बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम 50 है, बी की क्षमता 2 है, 50/2 बी अकेला करेगा 25 दिन में। बी अकेला करेगा 50/2 यानी कि 25 दिन में इस सवाल का आंसर। तो कोई गलत नहीं है आंसर की अगर मैं बात करूं। 23 के बाद क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं हम 32वें पे, वहीं हमें हमारे क्वेश्चंस मिलेंगे। 32वां क्वेश्चन ये रहा, 2019 और 2020 में बेची गई वस्तु एक्स की संख्याओं के बीच अंतर। 2019 और 2020 में, तो 19 और 20 में जो अंतर है आपको साफ नजर आ रहा है भैया, 125 में से 110 हटा दो तो ये अंतर आ रहा है 15 का। अंतर कितना आ रहा है, अंतर आ रहा है मेरे दोस्त 15 का। नो नीड ऑफ ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन ये आ गया, एक राशि दो मित्रों के बीच में बांटी गई 4/7, दूसरा भाग पहले से 6 ज्यादा है। मुझे तो ये 3 रेशियो ज्यादा लग रहा है, 3 का मान 6 तो 1 का मान 2, तो दोनों मित्र के बीच में बांटी गई राशि का अंतर कितना है भैया, अंतर 3 रेशियो ही तो है। अंतर कितना है, अंतर ही 3 रेशियो, और 3 रेशियो का मान 6 आ तो चुका है पहले ही। 3 रेशियो अंतर है और 3 रेशियो का मान ऑलरेडी 6 आ चुका है, तो 34वें क्वेश्चन में भी आपको ऑब्जेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। तो 34 के बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। इस पे देखो, ये कह रहा है एक फल विक्रेता कुछ सेब है वह 40% बेचता है, अभी भी उसके पास 200, देखो 40% बेच दिए तो उसके पास बचे कितने, 60% बचे। वो कह रहा है 240 बचे, 0 से 0 खत्म, 1% का मान 4, तो उसके पास 400 थे। इसका मतलब टोटल 100% की वैल्यू निकालनी है तो उसके पास टोटल सेब 400 थे, तो 400 हमने करा, इसका आंसर 400। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं, और आगे क्वेश्चन ये रहा, 1 + cos थीटा अंडर रूट में है, तो बस कुछ नहीं करना, ऊपर नीचे 1 + cos थीटा से गुणा कर देनी है। ऊपर और नीचे 1 + cos थीटा से गुणा कर देनी है। भाई ये तो दे ही रखा है, ऊपर नीचे 1 + cos थीटा से कर दो गुणा, तो ऊपर और नीचे 1 + cos थीटा से कर दो गुणा, तो ऊपर तो ये स्क्वायर बनेगा, 1 + cos थीटा का स्क्वायर, तो ये बाहर आएगा तो 1 + cos थीटा, और नीचे बनेगा sin स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर थीटा का मतलब sin थीटा, तो 1/sin थीटा यानी कि कोसेक थीटा, और cos बटे sin यानी कि cot थीटा। किस में है ऑप्शन में, कोसेक प्लस कॉट, यही इसका आंसर है, कोसेक प्लस कॉट। तो यही मेरे दोस्त इस सवाल का आंसर हो जाएगा, आप इसका आंसर करेंगे 43 का सी होगा ऑप्शन नंबर, तो वही आंसर होगा। 43 के बाद अगर मैं बात करूं तो 46, पहले 45 की बात करते हैं फिर 46 की बात करते हैं। एक दीवार जिसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई से 5 गुना है, अगर मैं चौड़ाई x मानूं तो उसकी ऊंचाई हो जाएगी 5x, और लंबाई ऊंचाई का 8 गुना है, लंबाई इसका 8 गुना है, 5 × 8 = 40x है वो। अब उसका आयतन 12.8 घन मीटर है, तो आपको बताना है, चौड़ाई बतानी है, यानी कि आपको बतानी है, अगर मैं बात करूं चौड़ाई से 5 गुना है, तो चौड़ाई हमने मानी x, चौड़ाई हमें x की वैल्यू बतानी है मतलब, तो इसका आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो x × 5x × 40x, ये बराबर दे रखा है 12.8, 12.8 तो घन मीटर है। मीटर से सेंटीमीटर में जाना हो तो आप क्या करते हो, 100 3 बार गुणा हो जाएगी,
100 की गुणा हो जाएगी 3 बार, ये हो जाएगा घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो 20, 40 पंजे 200, 200 एक्स की घात 3 क्या बनेगा, 200 एक्स की घात 3 बराबर एक, यहां से हटा तो इसको हटा दो, ये बन जाएगा 1280, ये खत्म, गुणा 100 गुणा 100। तो 200 से मैं इसको काटूंगा, ये कटेगा 200 से 2 बार, और 2 से इसको काटेंगे, ये कटेगा 640 बार। तो x की घात 3 बराबर आ गया 64 गुणा 1000। तो x बराबर आ जाएगा 4 का क्यूब और 10 का क्यूब, यानी 40 सेंटीमीटर। और यही हमारी चौड़ाई है x। चौड़ाई हमने 40 x मानी हुई है, चौड़ाई कितनी मानी हुई है, x केवल। तो चौड़ाई पूछ रहा है तो x का मान आया, और x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 40 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन सेम पिछली वाली शिफ्ट में भी था। आपको 10,000 माइनस 8 और 10,000 प्लस 8 इसकी गुणा कर देनी है, बस इसकी गुणा करोगे तो आंसर यही आएगा, चेक कर लेना। 10,000 का वर्ग माइनस 8 का वर्ग, तो 10,000 का वर्ग यानी ये हो जाएगी 80, 80 में से 64 गया तो ये 36 बचेगा लास्ट में। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 46 क्वेश्चन तक डाउट की कोई जरूरत नहीं है। अब ये 49वां क्वेश्चन है, इनका माध्य बताना है। माध्य बताओ भाई, 5 विद्यार्थियों के 25-25, तो ये टोटल 125 अंक तो ये बने। 6 विद्यार्थियों के 30-30, तो 6 तिया 18 180, 35 तिया 105, और 40 तिया 40 एकम 40। तो कुल मिला के अंक कितने हैं, 5 और 5 10 की 0, 8 2 10 4 14 और 1 15, 450 अंक हैं। और माध्य कैसे निकालते हैं, माध्य होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, सब जुड़ के 450। और विद्यार्थी कितने हैं, 5 और 6 11, 3 14 और 1 15। तो आप 15 तिया 45, यानी कुल मिला के मैं देख सकता हूं इसका आंसर हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा, कुल मिला के इसका आंसर मेरे दोस्त 30 हो जाएगा। यही इसने दे रखा है। और भैया ये तो करवाने की जरूरत नहीं है, जग जाहिर क्वेश्चन है, हर बुक में मिलेगा, हर एक प्रैक्टिस सेट में मिलेगा, हर बुक में हर प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिलता है। आंसर 16,800 है, इसको आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, इसको आप आसानी से कर पाओगे। अब ये रहा एक क्वेश्चन, 9 संतरे, एक संतरा 1 रुपए का मानो, 9 संतरे और 8 केले, एक केला 1 रुपए का मानो, तो कुल 276 रुपए के हैं। अब कह रहा है अगर संतरे का मूल्य 10% कम हो जाए, तो जो संतरे का मूल्य हम 1 रुपया मान रहे हैं, वो आप कह रहा है, तो वो संतरे का मूल्य बोला जा रहा है कि 10% कम हो गया, यानी 1 रुपए से कम होकर 90 पैसे रह गया। तो 5 संतरे, एक की कीमत 90 पैसे, प्लस और केले का मूल्य वही है, तो 10 केले, ये बैठ रहे हैं 210 के। इनको आप देखोगे ना, 9 पंजे 45, 4.5 संतरे बैठेगा, प्लस 10 केले बराबर 210। तो मैं एक काम कर रहा हूं, इसे डबल कर देता हूं, नीचे वाले को डबल। 4.5 का डबल हो जाएगा 9 संतरे, 10 का डबल हो जाएगा 20 केले, और 210 का डबल हो जाएगा 420 रुपए। तो कुछ नहीं करना, ऊपर वाले को घटा दो, 9 संतरे से 9 संतरे, 20 में से 8 गया तो बचा 12 केले, 420 में से 276, 10 में से 6 गया 4 बचा, 11 में से 7 गया 4 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा। तो एक केले की कीमत आ गई 12 रुपए। एक केले की कीमत 12 रुपए, यहां रख दो, 12 अट्ठे 96 रुपए के 8 केले हो गए। तो 9 संतरे बराबर 276 माइनस 96। तो आप बोलोगे 9 संतरों की कीमत हुई 0, 17 में से 9 गया 8, 1, तो एक संतरे की कीमत हो गई 20 रुपए। एक संतरा 20 रुपए का, एक केला 12 रुपए का। अब आपसे बोला जा रहा है 4 संतरे और 3 केले, तो 4 संतरे और 3 केले, तो 4 संतरे 20 चौक 80, 3 केले 12 तिया 36, 80 और 36 आप बोलोगे 116 रुपए के आए जी। 80 और 36 की बात करोगे तो 116 आए जी। ठीक है, ये आए आपके क्वेश्चन। ठीक है जी, एक्स वाई, एक्स माइनस वाई 5, एक्स प्लस वाई 11, ये सही है। एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई आप बोलोगे, इसका आंसर ये आ गया। इससे आगे की मैं बात करूं तो देखो, ये क्वेश्चन है, किसी गोले की त्रिज्या में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 704 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। तो आप बोलो गोले की त्रिज्या पहले r थी, बाद में r+2 हुई, पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले था 4 पाई, अब हो गया r+2 का होल स्क्वायर, और पहले था 4 पाई r स्क्वायर, और ये जो बराबर 704 दे रखी है। आपसे पूछा है वृद्धि के बाद गोले की त्रिज्या ज्ञात करो। जब इसे आप देखोगे ना,
तो 4 पाई दोनों में से कॉमन हो जाएगा। आर का स्क्वायर प्लस 4 आर और माइनस आर स्क्वायर बचा बराबर 704। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, तो 4 पाई का मान 22/7 और ब्रैकेट में है 4 + 4r बराबर आप देखो 704। 22 से काटेंगे 22 × 66, 22 दूनी 44, 4 से काटेंगे 8 बार, तो 4 + 4r का जो मान आया आप बोलोगे 8 × 7 = 56 आया। इस 4 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का बनेगा यानी 52, तो r का मान आ गया 13। लेकिन वृद्धि के बाद 2 सेंटीमीटर बढ़ने के बाद 13 और 2 15 हो जाएगा। ये तो त्रिज्या पहली आई, ये कह रहा है वृद्धि के बाद त्रिज्या, तो वृद्धि के बाद त्रिज्या हो जाएगी 15। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन के बाद अगला जो क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा 62वें नंबर पे है। 40 और 22 की साल से चल रही एक ही दिशा में 2 रेलगाड़ियां 1 मिनट में एक दूसरे को पार करती हैं। पहली रेलगाड़ी 125 है, तो दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई ये हो गई, दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल हो जाएगी 18 क्योंकि एक दिशा में चल रही है आपस में घट गई, और इनको 1 मिनट लगते हैं यानी 60 सेकंड। तो आप बोलोगे 125 + x बराबर 6 × 5 = 300, तो x का जो मान आएगा 300 - 175। 300 में से 100 गया 200 और 200 में से 75 गया 25 गया, तो 175 इस सवाल का आंसर आपको देखने को मिलेगा। यही उसने दे रखा है भाई, 175 इस सवाल का आंसर दे रखा है। तो यहाँ आप लोगों ने देखा 62वां क्वेश्चन। 62वें क्वेश्चन के बाद एक और क्वेश्चन दे रखा है बस 68वें नंबर पे, ये रहा। चीनी के मूल्य में इतने तो वास्तविक मूल्य 20% की कमी यानी 100 रुपए का रेट 80 हो गया। तो आप बोलोगे सर मूल्य जो है रेट 20 × 5 = 100 से 20 × 4 = 80, तो क्वांटिटी जो है वो 4 से 5 हो जाएगी, यानी कितना एक्स्ट्रा मिल रही है 1 रेशियो। वो कह रहा है 1 नहीं 2.5 किलो, तो पहले कितना मिलता था 4 रेशियो क्वांटिटी, तो 2.5 × 4 यानी पहले उसको 10 किलो चावल मिलते थे 160 में, तो पहले रेट कितना हो गया 160 में 10 किलो यानी कि 1 किलो 16 रुपए का। तो उसने पूछा वास्तविक मूल्य 1 किलो का मूल्य 16 रुपए, और ये 69 के बाद इसमें अब कोई क्वेश्चन मैथ का अगर मैं देखूं तो नहीं है मेरे दोस्त, 75 हो चुके हैं। ठीक है, तो इसमें कोई क्वेश्चन आप देखोगे मैथ का नहीं है, तो मैथ के कुल मिला के 21 क्वेश्चन, और 21 में से कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जिसमें ऑब्जेक्शन की कोई ज़रूरत है। तो अब बाकी के जो मैथ्स हो चुका है, साइंस के जो क्वेश्चन है आपको विक्रांत सर आपको बताएंगे कि भाई इनमें कोई डाउट है या नहीं। तो विक्रांत सर प्लीज़ एक बार आ जाइए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से देखते हैं 29 तारीख की सेकंड शिफ्ट के साइंस के क्वेश्चंस में कोई गलत क्वेश्चन तो नहीं है। ठीक है, चलो जी। कोलॉइडल विलयन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कोलॉइडी कणों का आकार बहुत छोटा नहीं होता है। ठीक है, ये पूछ रहा है कौन सा सही है, ये सही नहीं है। ठीक है, कोलॉइडल विलयन के अवयव परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम है, बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला जो दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर होगा। फिर देख लो और भी कथन देख लो। कोलॉइडल विलयन के कण इनसे गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, तो फैलाते हैं वो तो। ठीक है, वो तो फैलाते हैं, ये भी गलत है। और उसके मार्ग को दृश्य बनाते नहीं, गलत है। ठीक है, कोलॉइडल विलयन का समांगी एक विलयन का एक समांगी मिश्रण है, नहीं ये भी गलत। ठीक, तो ऑप्शन बी ही सही होगा। ऑक्सीजन पर अणु एक डैश है, ऑक्सीजन अणु एक क्या है? द्विपरमाणुक है। ऑक्सीजन अणु द्विपरमाणुक होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, किस उदाहरण द्वारा एक समान वृत्तीय गति का वर्णन किया गया है? तो किस उदाहरण के द्वारा घड़ी की सुइयों की गति का जो वर्णन वो है उदाहरण, वो एक समान वृत्तीय गति का वर्णन करता है। ठीक है, चलो जी, चलो अगले क्वेश्चन पर जल्दी जल्दी। ये सही है, कोई आवश्यकता नहीं है ना। दो पिंडों के बीच आकर्षण बल जो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, पृथक्करण की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, डैश कहलाता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ठीक है, F बराबर आप सभी जानते हो G m1m2/r², यानी दो वस्तुएं जिनका द्रव्यमान m1 m2 है, उनके गुणनफल के तो अनुक्रमानुपाती होता है, और उनके बीच की दूरी मान लो r है तो उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। चलो जी, सक्रियता श्रेणी के अनुसार आयरन डैश से अधिक क्रियाशील होता है, आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, तभी तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से
आयरन जो है कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट बना देता है और इस प्रक्रिया में Cu बनता है। ठीक है जी, चलो आगे। कौन सा विकल्प द्रवों के गुणधर्म को नहीं दर्शाता है? द्रवों में बहाव होता है और इनका आकार बदलता है, बिल्कुल सही है। ये गुणधर्म को दर्शा रहा है, हमसे पूछा है कौन सा नहीं दर्शाता है। द्रवों का आयतन निश्चित नहीं होता है। द्रवों का आयतन तो निश्चित होता है, आयतन तो निश्चित ही होगा ना। 1 किलो दूध है, 1 किलो तेल है, 1 किलो साबुन पानी, 1 किलो, ठीक है, वो सभी तो क्या हो, निश्चित हो। लेकिन शेप जो है वो निश्चित नहीं होता है। तो ये हमसे पूछा था कौन सा गुणधर्म नहीं होता है, तो यही नहीं होता है। ठीक है जी, फिर आगे भी देख लेते हैं। द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता, ये सही बात है। जिस बर्तन में रखोगे उस बर्तन की ही आकार ले लेगा। द्रव जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी का आकार ले लेते हैं, सही है अगले कथन में, है ना। चलो जी। निम्न में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण नहीं है? तो कौन सा उदाहरण नहीं है बताओ? H2 गैस में प्लस O2 गैस में, इससे जल का निर्माण संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। प्राकृतिक गैस का जलना संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनाता है, ये भी। सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर हो जाता है, ये संयोजन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल नहीं है। चलो जी। किसी दिए गए गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मुख्य अक्ष कहा जाता है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। चलो जी। हाँ, निम्न विशेषताओं में से कौन सी एपिथीलियमी उत्तक की एक विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं है बताओ? तो पहला है, इसमें कोई अंतर कोशिक स्थान नहीं पाया जाता है, मतलब कोई अवकाश नहीं पाया जाता है कोशिकाओं के बीच में, है ना। तो उत्तक की विशेषता नहीं है, ये पूछा गया है, तो ये तो विशेषता है इसकी। इसमें बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली द्वारा उसे नीचे रहने वाले उत्तकों से अलग किया जाता है, ये नहीं है। ठीक है, ये नहीं है। ठीक, चलो जी, ये बिल्कुल सही हो गया। चलो। पास पास सटाकर लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली से क्या बनाया जा सकता है? प्रणालिका बनाई जा सकती है, बिल्कुल सही है। प्रणालिका का एक्सपेरिमेंट भी होता है। हम्म तो लंबाई L और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A के एक चालक का प्रतिरोध डैश के अनुक्रमानुपाती होता है। तो किसके अनुक्रमानुपाती होता है? जो प्रतिरोध होता है ना, जो प्रतिरोध होता है R, वो चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और उसके अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो L/A के क्या होगा? अनुक्रमानुपाती होगा। तो ऑप्शन 1 जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो जी आगे। विभिन्न कोशिकांग जैसे सूत्रकण का यानी माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम आदि मिलकर जीवन की मूलभूत इकाई का निर्माण करते हैं। और उस मूलभूत इकाई को आप सभी को पता है, क्या कहते हैं? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? वो है कोशिका। कोशिका जीवन की आधारभूत, मूलभूत, कार्यात्मक, संरचनात्मक सारी तरीके की इकाई है। ठीक है जी। सभी जीव जो है किससे मिलकर बने हैं? कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। पहली ऐसी चीज कोशिका है जो इंडिपेंडेंटली रह सकती है। ठीक, सबसे सूक्ष्मतम। तो निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ कोशिकाओं की रसधानियों में जमा नहीं होता है? तो रसधानी वैक्यूल होते हैं जिनमें फूड और वाटर स्टोर होता है। उनमें खनिज लवण जो है वो स्टोर नहीं होते, बाकी सारी चीजें स्टोर होती हैं, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है जी। खनिज लवण क्या कह रहा है? कौन सा पदार्थ कोशिकाओं की रसधानियों में जमा नहीं होता है? कौन सा पदार्थ है जो कोशिका की रसधानियों में जमा नहीं होता है? बेसिकली इस क्वेश्चन पे आप लोग लगाइए। ठीक है, इस क्वेश्चन पर आपको लगाना पड़ेगा रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पर आपको रिप्रेजेंटेशन लगाना है। ठीक है जी, क्योंकि उसमें अमीनो एसिड भी पाए जाते हैं रसधानी में। ठीक है, प्रोटीन भी पाए जाते हैं। चलो आगे की तरफ चलते हैं। ये देखो जी, परागण की प्रक्रिया में परागकणों को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित किया जाता है। परागण की प्रक्रिया होती क्या है? जो बेसिकली पुंकेसर होता है, पुंकेसर के एंथर से, परागकोश से परागकणों का, ठीक है, कार्पेल या पिस्टल, जिसे स्त्री केसर बोलते हैं, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण को क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है परागण। तो ये जो है सही कथन पहला सही है एकदम। आगे भी देख लेते हैं। परागण परागकणों का अंकुरण होता है? नहीं। परागण फूलों में कीटों का आना है? नहीं। परागण बीजांड में परागनलिका की वृद्धि है? ये भी नहीं है। ठीक है, पहला इसका उत्तर हो जाएगा।
चलो जी आगे। किसका पीएच मान सबसे कम होता है? तो जठर रस, जो गैस्ट्रिक जूस होता है, जो हमारे आमाशय की दीवारों के द्वारा निकाला जाता है, और उसमें HCl होता है ना। HCl के कारण उसका जो पीएच है वो लगभग 1.4 के आसपास होता है। सबसे कम पीएच जो है वो इसी का होता है। ठीक है, चलो जी आगे की तरफ। किसी पिंड पर लगने वाले 10 न्यूटन बल के परिणाम स्वरूप बल की दिशा में 2 मीटर का विस्थापन होता है, तो किया गया कार्य होगा W बराबर F इंटू डी हो जाएगा। 10 इंटू 2 बराबर 20 आ जाएगा। ठीक है, 20 आ जाएगा सीधा। चलो जी आगे। मलेरिया परजीवी किस प्रकार का अलैंगिक जनन दर्शाता है? तो बहुखंडन। बहुखंडन टाइप का जो है मलेरिया का जो परजीवी होता है ना, वो दर्शाता है। ठीक है जी, मलेरिया जो है किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण। चलो जी। फोकस दूरी f के लेंस की क्षमता डैश के अनुक्रमानुपाती होती है। f के जो लेंस की क्षमता होती है वो किसके अनुक्रमानुपाती होती है? ठीक है, फोकस दूरी f है, उसके लेंस की जो क्षमता होगी वो किसके अनुक्रमानुपाती होगी? 1/f के अनुक्रमानुपाती होती है, सभी को पता है ना। किसके अनुक्रमानुपाती होती है? 1/f के अनुक्रमानुपाती होती है फोकस दूरी f के लेंस की क्षमता। चलो जी आगे। किस अणु में त्रिआबंध गुण धर्म होता है? तो किस अणु में पाया जाता है? आप सभी को पता है। 3 संयोजकता किसकी है इनमें? नाइट्रोजन की है केवल, है ना। तो नाइट्रोजन की जो है क्या है? 3 संयोजकता है, तो इसी में त्रिआबंध, 3 बंध पाए जाते हैं, 3 बॉन्ड पाए जाते हैं। चलें आगे, ये ही इसका सही आंसर होगा। चलो चलो जी, चलो जल्दी जल्दी, शायद अब कोई क्वेश्चन नहीं है ना। प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारा जो 29 तारीख में ALP का पेपर हुआ था, मेरे प्यारे दोस्त, इसमें दूसरी शिफ्ट में रीजनिंग के जो क्वेश्चन रहे थे वो कौन कौन से क्वेश्चन के क्या क्या आंसर की में आए, और वो सही भी है या गलत है। मुझे कोई क्वेश्चन गलत नहीं मिला है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं। कैसे आंसर होना चाहिए था, क्या लॉजिक होना चाहिए था, वो मैं पूरा डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो रीजनिंग के क्वेश्चनों पर आएंगे, एक एक करके आराम से साथ चलेंगे। रीजनिंग का क्वेश्चन जैसे ही मिलेगा हम तुरंत रुक जाएंगे। ठीक है ना, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। यहां पर समझो F6 पर Z0 तो -6, S19 M13 तो -6, T20 R18 ये -2 ही हुआ है, A27 U21 तो -6, ये तीसरा ऑप्शन राइट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। तीसरा ऑप्शन राइट हो गया था पिछले सवाल का। इस क्वेश्चन को समझेंगे। कह रहा है कि प्रत्येक माह की 14 और 15 तारीख को बिजली बिल भुगतान काउंटरों के बाहर लंबी कतारें देखी जाती हैं, क्योंकि प्रत्येक माह की 15 तारीख बिजली बिल भुगतान की आखिरी तारीख होती है। भुगतान में आ रही इस परेशानी को लेकर नागरिकों ने बिजली विभाग में कई बार शिकायत दर्ज की है। पहला कह रहा है बिजली विभाग को नागरिकों के लिए इसे आसान बनाने के लिए प्रत्येक माह की 14 और 15 तारीख को भुगतान संग्रह के लिए अतिरिक्त काउंटर लगाने होंगे। दूसरा कह रहा है बिजली विभाग ने निर्धारित अंतिम तिथि के बाद भुगतान की जाने वाली पेनल्टी को बढ़ाना चाहिए। भाई लोग शिकायत कर रहे हैं, खुद जमा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन लोगों की दिक्कत नहीं है, तो पेनल्टी तो नहीं लगाई जा सकती, लेकिन उनके लिए अतिरिक्त सुविधाएं एक्स्ट्रा काउंटर लगाकर दी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। यहां पर समझेंगे ये 25, 16, 7, ये 31 में 7, मतलब 7 कम हो रहा है, तो 24 में से 7 गए, तो यहां पर 24 में से 7 अगर मैं घटाऊंगा, यहां पर 7 कम हुआ है, कितना हुआ है भाई? ये अच्छा Y 25 है, 9 कम हुआ है, P 16, G 7, X 24, तो 9 कम कर दो, 15 पर O आएगा, O आते ही ये गलत हो गया। उसके बाद R 18, I 9, Z 0, Q 17, 9 कम हुआ, 17 में से 9 गए तो 8, और 8 पर H आएगा, ये गलत हो गया। M 13, D 4, मतलब हर एक में 9 कम है, L 12 में से 9 गई तो 3 पर C आएगा, ये ऑप्शन राइट है। मेरे सभी प्यारे दोस्त अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे।
कह रहा है कि कुछ सब्जियां फल हैं, ये सब्जी हो गई और कुछ सब्जी फल हैं। कुछ फल मिठाई है तो ये कुछ फल मिठाई हो गए। कुछ फल सब्जियां हैं तो फल सब्जियां हैं, इसमें कोई शक नहीं है, पहला सही है। कुछ मिठाई सब्जी है, सर मिठाई अलग है सब्जी अलग है, तो केवल पहला सही होगा। आंसर में भी केवल पहला ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चलो भाई बढ़ो बढ़ो बढ़ो, ये रहा। तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्त ये कह रहा है किसे बदलूं जो सही हो जाए। 64 और 78 को बदल रहा है, 64 के स्थान पर 78 और 78 के स्थान पर 64। तो ये आएगा 3 गुणा 9 7 16 में से 5 गए तो 11 है, प्लस 78 में 2 से भाग 39 माइनस 22 प्लस 64 माइनस 32। तो ये आएगा 11 तिया 33 प्लस 39 माइनस 22 प्लस 64 माइनस 32। तो ये आएगा तुम्हारा 9 3 12 है और 4 16 का 6 हासिल 1, 3 और 3 6 और 6 12 और 1 13 और 32 घटा दो, 6 में से 2 गए तो 4। कुछ गड़बड़ हुई है क्या? 3 और 9 12 है और 4 16 का 6 हासिल 1 हो गया। हासिल कितना हो गया? 1 हो गया। 3 और 3 6 और 6 12 और 1 13। 136 में से कितना घटाना है? 32 10 42, ये हो गया 2 2 2 2 4 3 2 5 6, 6 में से 4 गए 2, 13 में से ये कितना आ जाएगा? टोटल कितना बनेगा? ये 2 और 2 4, 3 और 2 5, 6 में से 4 गए 2, 13 में से 5 गए 8, 82 एकदम राइट है, एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे तो यहां पर समझेंगे 19 माइनस 20 में 4 से भाग 5 तो 14 करेक्ट जवाब हो जाएगा। 14 करेक्ट जवाब हो जाएगा। मेरे दोस्त क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, इस क्वेश्चन को समझेंगे। कह रहा है P गुणा Q, गुणा का अर्थ क्या है? A B की पत्नी है तो P पत्नी हो जाएगी Q की, तो Q इसका पति हो जाएगा। Q भाग R, A भाग B का अर्थ है A P का पिता है तो Q R का पिता है, Q पिता है तो प्लस R का पिता है। R माइनस S, तो A माइनस A B का भाई है तो R S का भाई हो जाएगा। और S प्लस T A B की माँ है तो S T की माँ हो जाएगी। सवाल कह रहा है कि बताओ Q का T से क्या संबंध है? तो इसकी माँ का पिता है, माँ के पिता है, पहले ऑप्शन ही राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का कौन सा है? बढ़ जाओ, ये रहा। सवाल करें, एक शब्द है JOURNALIST, इसके प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के बाद के अक्षर से बदल रहे हैं। तो O का P, U का V, A का B, I का J, और प्रत्येक व्यंजन को उसके पहले से, तो J का I, Q, M, K, R, S। कह रहा है कि बताओ कितने अक्षर ठीक 2 बार आए हैं? तो भैया कौन आया है 2 बार? I एक ही बार है, P एक ही बार है, V एक ही बार है, Q एक ही बार है, M एक ही बार है, B एक ही बार है, सब एक ही बार है, कोई भी अक्षर 2 बार नहीं आया है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, कोई भी नहीं आया है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये कह रहा है I का कोड क्या है? तो MNE, 6 गलत हो गया, 1 गलत हो गया, 3 गलत, तो 2 राइट आंसर हो जाएगा, 2 राइट आंसर हो जाएगा। इस पर आ जाएंगे, सवाल को ध्यान से समझेंगे। इसने 25 और 324 माना है, 25 और 324। सर 25 प्लस 1 करोगे तो 26 का वर्ग है, 17 प्लस 1 करोगे तो 18 का वर्ग है। ठीक है भाई, एकदम राइट है, +1 करके वर्ग किया गया है। ये कह रहा है यहां पर वृत्ताकार गोले में 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं, इस तरीके से 6 व्यक्ति बैठे हैं। C E के ठीक बाईं ओर है, अगर ये E है तो इसके बाईं ओर C है। F A और C के निकटतम पड़ोसी है तो F यहाँ आया, A यहाँ आया। D E का पड़ोसी नहीं है तो यहाँ लिख दो, B को यहाँ लिख दो। F के सापेक्ष D पूछ रहा है तो F के सापेक्ष D बाएं को दूसरा है, एकदम करेक्ट आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। MAJESTIC, कह रहा है प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले अक्षर से बदल दिया जाता है। व्यंजन को पहले से, तो ये L हो गया,
ये आई हो गया, ये डी अच्छा ये तो स्वर है, ये आर हो गया, ये एस हो गया, ये बी हो गया। और स्वर को उसके बाद वाले से तो ए का बी, ई का एफ, आई का जे हो जाएगा। कह रहा है कि नए समूह में कितने स्वर होंगे, तो केवल एक ही स्वर है और वो है आई, एक ही स्वर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। ये कह रहा है 7 व्यक्ति उत्तर की ओर, 2 3 4 5 6 7। पहला कह रहा है डी और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, के दाईं ओर केवल ई है। अगर ये के है तो इसके दाईं ओर यहां केवल ई है। डी और जी के बीच में केवल 2 हैं, जी और के बीच में 1 है तो जी को यहां लिख दो। सी बी के दाईं ओर किसी स्थान पर, ये कह रहा है डी और जी के बीच 2 हैं तो यहां पर डी को यहां लिख देंगे। ये सवाल कर रहा है एफ के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। ध्यान से सुनना, अगर मैं एफ को, मेरे प्यारे दोस्त ध्यान सुनना, जी और सी बी के दाईं ओर किसी स्थान पर है तो ये सी हो गया, बी के दाईं ओर हो गया और एफ के बाईं ओर हो गया। कह रहा है कि पंक्ति के दाईं छोर से दो छोर से तीसरे स्थान पर कौन है, तो 1 2 3 एफ बैठा है, यही राइट आंसर है। ठीक है, यही राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। ये कह रहा है एरियल अपनी क्लास में 6 और 18 पर है, कितने टोटल, 6 और 18 को जोड़ दो 24 माइनस 1 कर दो 23। टोटल को जोड़कर 1 घटाते हैं, आप जानते ही हैं। यहां पर उत्तर लिखा, फिर पूर्व लिखा, फिर दक्षिण लिखा, फिर पश्चिम लिखा। ये कह रहा है ए से चलना शुरू करता उत्तर की ओर 6, तो उत्तर की वैल्यू 6, फिर दाईं ओर 17 तो ये दाईं ओर 17 हो गया, फिर दाईं ओर 13 तो ये दाईं ओर 13 हो गया, फिर दाईं ओर 8 तो ये 8 हो गया, अंत में दाईं ओर मुड़कर 7 तो इसका दायां ये 7 हो गया। तो 7 6 13 से 13 खत्म, 17 में से 8 गई तो 9 हो गया। 9 आंसर आ गया। और इसे कहां चलना है, ये कह रहा है प्रारंभिक बिंदु पर दोबारा से जाना है, तो पूर्व का अपोजिट पश्चिम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। यहां पर ये 17 से 9 तो 8 माइनस, 12 से 4 तो 8 माइनस, 16 से 8 तो 8, 11 से 8, हर एक में माइनस 8 है। 20 में से 8 घटाओ तो 12 पर एल आएगा। ओ 15 में से 8 घटाओ तो 7 पर जी आएगा। एस 19 में से 8 घटाओगे तो 11 पर के आएगा और 14 में से 8 घटाओगे तो 6 पर एफ। एल जी के एफ, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे, है ना। इस सवाल पर आएंगे। यहां पर आएगा 4 3 7, 17 3 20, 6 3 9, 12 2 14, ये 2 ही प्लस है, बाकी में 3 3 प्लस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो, इसका आंसर बताओ। यहां पर 6 3 9 3 12, 3 3 प्लस हो रहा है, जे 10, एम 13, पी 16, तो यहां एच 8 3 11 और 3 14, ठीक है। 12 3 15 3 18, ये भी ठीक है। 14 3 17 3 20, ये भी ठीक है। 11 3 14 3 17, ये भी ठीक है। चलो अब दूसरे लेटर चेक करो। बी 2 3 5, ये 6 और 3 9, है ना। पहला और दूसरा चेक कर रहा हूं। तो डी 4 3 7, 8 3 11, 9 और 5 14, ये गलत हो गया। 7 और 3 10, ये हो सकता है। तो ई 5 और 7 5 और 8 13, आई 9 और 8 17 पर क्यू 8 प्लस हो रहा है इसमें, तो 7 और 8 15 पर ओ आना चाहिए था। एन 14 और ये यू 21 7, ये भी गलत है। तो के 11 और एस 19 8 प्लस से, ये ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। यहां पर सवाल कह रहा है कि गार्डन का कोड क्या है, तो गार्डन केवल यहां पर आया है, तो केवल यहां पर कौन आया है, डबल ई तो नहीं आया, ये आया, गलत कर दो। डबल एफ भी गलत हो गया क्योंकि वो यहां आया है, तो केवल डबल टी बचा, यही आंसर हो जाएगा। यहां पर आएंगे क्वेश्चन पर। ये कह रहा है कि ये 3 का अंतर है, ये 5 का, ये 7 का, ये 9 का, 11 का निकाल दो। 149 और 11 160 हो जाएगा, 160 हो जाएगा। यहां पर आएंगे 545 माना गया है इसका मान, और यहां पर 727 माना गया है। 803 में से 545 घटाना, 803 में से 545, 13 में से 5 गए 8 और 9 में से 4 गए 5, 7 में से 5 गए 2, ये 258 है। और 727 में से 469 घटाना, 17 में से 9 गए 8, 11 में से 6 गए 5, 6 में से 4 गए 2, बराबर बराबर हैं दोनों के दोनों, तो इसलिए ये ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। ये सीरीज का क्वेश्चन है। 2 3 5 3 8 3 11 3 14 पर एन आएगा, हर स्थान पर है।
जे 10 3 13 3 16 3 19 और 3 22 पर वी आएगा, ये गलत, ये गलत। 12 3 15 3 18 3 21 3 24 पर एक्स आएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आ जाओ इस सवाल पर। कह रहे सभी पानी दूध है, ये पानी हो गए और जितने भी पानी है वो सभी के सभी दूध हैं, और कोई दूध तेल नहीं है, तो तेल अलग है, दूध अलग है। कुछ दूध पानी है, दूध बाहर है, पानी अंदर, बाहर से अंदर कुछ बोलकर जब चलता है तो ठीक होता है। और कोई तेल पानी नहीं है, तो तेल पानी वास्तव में ही नहीं है, दोनों अलग हैं, यही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट कह रहा है एक शब्द है GRAVITY के प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले अक्षर से बदल देते हैं। तो यहां पर F होगा, ये Q होगा, ये U होगा, ये S होगा, ये X होगा, और प्रत्येक स्वर को उसके बाद वाले से, तो A का B हो गया, I का J हो गया। कितने नए समूह में व्यंजन मौजूद हैं? तो एक ये व्यंजन है, एक ये व्यंजन है, एक ये व्यंजन है, ये है, ये है, ये है, तो कि टोटल 1 2 3 4 5 6 व्यंजन हैं, यही राइट आंसर है। और ये है क्वेश्चन नंबर लास्ट। आई का अर्थ प्लस है, तो ये प्लस हो गया यहां भी और यहां भी। इसके अलावा जे का अर्थ गुणा है, जे यहां पर गुणा हो गया। के का अर्थ भाग है, के है नहीं, एल का माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस, जे का गुणा है। 35 में से 19 गए तो 16 आया, गुणा कर दो 4 प्लस कर दो 26 माइनस 7 या 21 प्लस 11, 16 चौका 64 प्लस 26 माइनस 21 प्लस 11, तो 6 4 10 की 0 हासिल 1 4 2 6 और 1 7 और 70 और 11 है, कितना हो गया 81, और 21 घटाना है, 1 में से 1 गए 0, 8 में से 2 गए 6, 60, 8 में से 1 मिनट कहाँ पे गड़बड़ हो गई, दोबारा से कैलकुलेशन कर लेते हैं। 16 चौका 64 प्लस 26 माइनस 21 प्लस 11, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, तो 4 6 10 और 11 का 1 हो गया, हासिल 1, 6 2 8 और 1 9 और 1 10, 101 हो गया। ठीक है भाई, 64 में 4 और 6 10 और 11 का 1 हासिल 1, 6 2 8 और 1 9 और 1 10, माइनस 26 करना है, माइनस 21 करना है, तो 1 में से 1 गए 0, 10 में से 2 गए 8, 80 आंसर हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन एकदम ठीक है, कोई भी दिक्कत किसी भी क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, बाकी अगली क्लास में अगली शिफ्ट के साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।